हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप जो भी फॉर्म होते हैं ना अंबर, उनकी स्टेजेस क्या होती है। मतलब वेरियस स्टेजेस क्या होती है कि ग्रुप जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म होते हैं ग्रुप। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। रिमेंबर डैट लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, जैसे हमारी जिंदगी में धीरे धीरे करके सब कुछ डेवलप होता है, तो ग्रुप भी कोई एक दिन का प्रोसेस या एक सेकंड का पलक झपकते ही कोई चुटकी बजाने जैसा प्रोसेस नहीं होता। ग्रुप भी डेवलप होते हैं धीरे धीरे, जैसे हमारी जिंदगी में दूसरी चीजें धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। ग्रुप्स यूजली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन से गुजरते हैं। जैसे सबसे पहले तो ग्रुप का फॉर्मेशन ही होता है, हम पढ़ेंगे अभी इनको। उसके बाद सबको ना एक भूख होती है लीडर बनने की, अपनी काबिलियत सिद्ध करने की ग्रुप के अंदर। तो कन्फ्लिक्ट भी होते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, कि बड़ा कौन, सीनियर कौन, काबिल कौन, किसके अंदर स्किल ज़्यादा, कौन बेवकूफ़ है, कौन डम है, किसको छोटे काम करवाने के लिए रखना है, किसको बड़े काम करवाने के लिए रखना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लड़ाई झगड़े समाप्त होने लगते हैं और उसके बाद ग्रुप में आती है स्टेबिलिटी। ग्रुप फिर एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर वी फीलिंग डेवलप होती है। और अगर ग्रुप, ध्यान से सुनना, वैसे तो ग्रुप जो है परफॉर्मेंस तक ही होता है उसका फॉर्मेशन, लेकिन अगर कोई ग्रुप टेम्पररी चीज़ों के लिए बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ग्रुप बना हुआ है स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए। अब एनुअल फंक्शन में तो कशिश अलग अलग क्लासेस के बच्चों को टीचर लेगी, जो आपसे हो सकता है सीनियर भी हो या जूनियर भी हो, राइट। और किसी की आपसे पढ़ती हो, किसी की नहीं पढ़ती हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्रुप टेम्पररी पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है, तो वो ग्रुप एक टाइम के बाद जाकर डिसमिस भी हो जाएगा। अब यहां पर एक पर्सन है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आए स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 5 स्टेजेस क्या होती हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, ग्रुप की जो सीक्वेंस होती है उसकी 5 स्टेजेस क्या होती हैं। इसका कंसेप्ट दिया था एक पर्सन, एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था टकमैन। क्या नाम था कशिश? अंबर टकमैन। टकमैन ने यह बोला कि कोई भी जो ग्रुप है इट पासिस थ्रू 5 डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस। ग्रुप सबसे पहले फॉर्म होता है, देन देयर इज स्टॉर्मिंग, उसके बाद ग्रुप के कुछ नॉर्म्स डेवलप होते हैं, देन ग्रुप परफॉर्म करता है, और फाइनली ग्रुप डिस्बैंड हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एडजर्निंग स्टेज, टर्मिनेशन स्टेज। समझते हैं एक एक स्टेज को आराम से। जब ग्रुप मेंबर सबसे पहली बार मिलते हैं तो उनके दिमाग में काफ़ी सारे एक दूसरे मेंबर्स को देखते हुए, उनकी शक्लें देखते हुए एक ग्रेट डील ऑफ अनसर्टिनिटी रहती है उनके दिमाग में, असमंजस रहती है उनके दिमाग में एक प्रकार का तूफान चल रहा होता है। ये कैसा है, ये मुझे डोमिनेटिंग सी लग रही है, ये मुझे बड़ा चालाक सा लग रहा है, ये मुझे बड़ी चालाक सी लग रही है, ये बड़ा हम्बल सा लग रहा है, इसको तो मैं आराम से लुल्लू बना सकता हूँ, इसको तो आराम से चू बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये डिसाइड होता है मेंबर्स के बीच में कि जो गोल है इसको अचीव कैसे करना है। यहां पर लोग एक दूसरे की जानने की कोशिश करते हैं और ये असेस करने की कोशिश करते हैं क्या वो ग्रुप में फिट हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इस स्टेज में एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे मेंबर्स को देखते हुए, ग्रुप अभी अभी जस्ट फॉर्म हुआ है, मेंबर्स के अंदर एक्साइटमेंट भी है और शक भी है, एप्रीहेंशन भी है। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। क्या फॉर्मिंग स्टेज आप लोगों को समझ में आया? बताओ, ठीक है। अब हम लोग एक बात पढ़ते थे, स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग क्या है, आपके लिए नया टर्म हो सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो रहा है, ग्रुप जो है ना वो बन रहा है। अब ग्रुप के ना मेंबर जो हैं दूसरों से नहीं लड़ रहे हैं, आपस में ही भिड़प है, ईगो क्लैशेस हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल जो, अगर आपको स्टॉर्मिंग को समझना है, बिग बॉस के पहले दिन घर में स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, और एक ही हफ्ते के अंदर जूता चप्पल सबके अंदर बजने लगता है, उसने मुझे ऐसा कहा, खाने का टास्क तेरा, बर्तन मांजने का टास्क तेरा, एक दूसरे को सुनाना, ठीक है। फिर वही रोना बिग बॉस के सामने कैमरे पे जाकर, रूठ कर बैठ जाना। तो यहां पर क्या है कि अभी हम मेंबर्स को इतनी अच्छी तरीके से समझते नहीं है, तो उनकी बातें खटकती हैं स्टॉर्मिंग स्टेज में। इस स्टेज को कहा जाता है स्टॉर्मिंग, यानी कि तूफान चल रहा होता है सबके दिमाग के अंदर, एक असमंजस का माहौल रहता है, हमें नहीं पता कि कोई कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा। इस स्टेज के अंदर मेंबर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है
कि टारगेट क्या होगा ग्रुप का और उसको अचीव कैसे करा जाना चाहिए। लेकिन ये तो बात ऊपर भी थी, ठीक है, कि गोल कैसे अचीव करा जाना चाहिए। लेकिन अब यहां पर लीडरशिप के बारे में भी तनाव उठता है ग्रुप के अंदर। हु इज गोइंग टू कंट्रोल द ग्रुप, होता है ना कशिश, बिग बॉस का सबसे पहला कैप्टन कौन बनेगा इस ग्रुप में, तो सबको एक भूख रहती है ना, और सब चाहते हैं कि दूसरा ना बने मैं बन जाऊं, ठीक है, ये चीज है। कौन एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो ग्रुप मेंबर्स के बीच में एक हिरार्की ऑफ लीडरशिप डेवलप होती है कि ये कैप्टन होगा, ये लीडर होगा ग्रुप का, बाकी सारे मेंबर्स होंगे, इस मेंबर का ये टास्क होगा। और स्टॉर्मिंग स्टेज में ग्रुप मेंबर्स आपस में लड़ते लड़ते, इंट्रा मतलब ग्रुप के अंदर ही, ठीक है, यहां पर किसी और से नहीं लड़ रहे, किसी और ग्रुप से लड़ रहे होते तो ग्रुप कन्फ्लिक्ट का नाम होता है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। यहां पर ग्रुप मेंबर्स के बीच में आपसी तनाव चल रहा है। तो ये तनाव जब शांत होने लग जाता है, जब ये स्टॉर्मिंग स्टेज यानी कि जब ये तूफान जब ये शांत होने लग जाता है, तो एक क्लियर विजन डेवलप होता है मेंबर्स का कि कैसे करके हमें ग्रुप के गोल को अचीव करना है। अब ग्रुप का गोल सबके दिमाग में था, फॉर्मिंग स्टेज में भी था, स्टॉर्मिंग स्टेज में भी था। स्टॉर्मिंग स्टेज के आते आते जब ये तनाव खत्म हो गया, अब उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने का क्लियर विजन डेवलप होता है। दिस इज द कीवर्ड इन द स्टॉर्मिंग स्टेज। क्लियर विजन डेवलप होता है कि ग्रुप के गोल को अचीव कैसे करना है, और ग्रुप का गोल इज दूसरा कीवर्ड। यहां पर गोल कशिश अंबर इंडिविजुअल गोल नहीं है, यहां पर जो गोल है ना वो ग्रुप गोल है, कि इट इज नॉट अ वन मैन शो। सबके कंट्रीब्यूशन से, सबके साथ से सबका विकास हो सकता है। अब क्या होता है, जब क्लियर विजन और ग्रुप गोल जब अचीव करना है, तो भैया जिसको जो टास्क दिया गया है उसको वो अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि किसी एक की भी गलती ग्रुप गोल को दूर कर सकती है सारे लोगों से, और सारे लोग अगर अपने अपने टास्क को, अपने अपने ड्यूटीज को अच्छे से निभाएंगे तो गोल अचीव करना ज्यादा आसान हो सकता है। अब इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप होते हैं, और यहीं से हमारी अगली स्टेज, तीसरी स्टेज शुरू होती है ग्रुप फॉर्मेशन की, वो है नॉर्मिंग स्टेज। ग्रुप मेंबर्स के बीच में या ग्रुप के सर्टेन नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाते हैं। ग्रुप मेंबर्स इस टाइम पर कुछ ना कुछ नॉर्म्स को डेवलप करते हैं जो कि ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। इसकी वजह से ग्रुप की एक पॉजिटिव आइडेंटिटी की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आने के बाद ग्रुप को तोड़ना, मेंबर्स के बीच में भड़काव पैदा करना, आपसी तनाव पैदा करवाना किसी दूसरे मेंबर के लिए अब ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि सारे लोग अब एक दूसरे को आराम से समझते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। दे बिहेव अंडर द एम्ब्रेला ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, मेंबर्स अपनी ड्यूटी बाउंड बन गए हैं, अपने अपने ड्यूटी को धर्म समझ के उसका पालन कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति प्यार है, एक इज्जत है, और यह मान लिया गया है कि हम सब एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अब बात आती है, जब इतना कुछ हो जाता है, फाइनली ग्रुप परफॉर्म करता है, और यहीं से स्टेज स्टार्ट होती है परफॉर्मिंग स्टेज। इस टाइम तक आते आते परफॉर्मिंग स्टेज तभी पॉसिबल हो सकती है जब ग्रुप का एक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो गया हो, और ये स्ट्रक्चर सभी मेंबर्स को एक्सेप्टेड हो। अब ये स्ट्रक्चर की जो बात चल रही है, structure is regarding leadership, structure is regarding certain norms, structure is regarding certain rules, structure is regarding certain regulations। इसमें किसी को भी, किसी ग्रुप मेंबर्स को कोई तू मैं नहीं है, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है, सारे के सारे अपने रोल्स को बहुत बखूबी तरीके से, अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। ग्रुप अब जो है वो मूव करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। फॉर सम ग्रुप्स ये हो सकता है लास्ट स्टेज हो ग्रुप डेवलपमेंट की, इसके बाद जो है ग्रुप चलता जाए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगली स्टेज तब आ जाती है इन केस कुछ ग्रुप टेम्पररी नेचर के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ अ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन चल रहा है, या कॉलेज में कोई फेस्ट चल रही है, उसको आप लीड कर रहे हो, आपके क्लासमेट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो कभी कभार इन सर्टेन कंडीशंस, इवेंट्स लाइक स्कूल फंक्शंस वगैरह, एक और स्टेज हो सकती है एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग स्टेज उस समय पर यूज होती है जब ग्रुप जो है वो परमानेंट नेचर का ना होके एक टेम्पररी नेचर के पर्पज से बनाया गया हो, कि जब एक कोई टास्क हमें अचीव करना है, ये पर्टिकुलर डेट थी जो हमारे सामने आ रही थी, जिसपे न्यू ईयर फंक्शन था, क्रिसमस फंक्शन था, ठीक है, उसके बाद वो ग्रुप डिसबैंड हो जाएगा, सिर्फ उस पर्पज के लिए बनाया गया था। इस स्टेज के अंदर एक बारी जब फंक्शन ओवर हो जाता है, वो इवेंट ओवर हो जाता है, तो ग्रुप को
डिसबैंड कर दिया जाता है, और इसी को कहते हैं हम लोग एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग का मतलब होता है एंडिंग या फिर टर्मिनेशन, खत्म हो जाना, खत्म, टाटा, कशु, बाय बाय। ठीक है, ये वो वाली स्टेज है। लेकिन एक बात है, राइटर जो हमसे यहां पर कह रहा है कि सारे के सारे जो ग्रुप्स है ना, वो जैसा कि हमने स्टेज पढ़ी है कि फॉर्मेशन स्टेज से लेकर एडजर्निंग स्टेज तक, जरूरी नहीं है वो इस सिस्टमेटिक मैनर में एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक प्रोसीड करें। कभी कभार काफी सारी स्टेजेस साइमल्टेनियस तरीके से भी चलती हैं। देख लेते हैं जरा इसको कैसे। अब ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं होता, घर परिवार भी एक ग्रुप होता है, राइट कशिश? लेकिन अंबर, ऐसा तो नहीं होता कि कन्फ्लिक्ट किसी एक टाइम पर शुरू हुआ था परिवार के बीच में, अब किसी मेंबर के बीच में कभी कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना कशिश कि ये जो स्टॉर्मिंग स्टेज है ये एक स्टेज है कि एक कन्फ्लिक्ट की स्टेज है, उसके बाद घर परिवारों में कभी आपसी तनाव नहीं होते। कभी कभार ये भी होता है कि परफॉर्मिंग स्टेज में तो है ग्रुप में, लेकिन फिर भी कोई नॉर्म्स नहीं है, नॉर्म्स को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ग्रुप के कुछ लोग बदतमीज हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। वो पता क्या कहेंगे, अरे कर तो रहे हैं वाला काम। होते हैं कर्शिश ऐसे कुछ लोग फरीदाबाद में, जैसे मुंह चला रहे हैं जैसे घर पे मान लो, ठीक है, उनको नॉर्म से मतलब नहीं है, लेकिन वो कह रहे परफॉर्म कर तो रहे हैं। अब स्टॉर्मिंग स्टेज को देख लो, कशिश घर परिवार में रह रही लेकिन बहन के रोज बाल नोचती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप्स के अंदर एक स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर पता है कि कशिश कैसी चीज होती है? जैसे मतलब मान लो आपकी सबसे ज्यादा जिससे दुश्मनी घर में, घुसोगे भी सबसे ज्यादा वहीं, बिकॉज ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। मेंबर जैसे जैसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, देयर इज अ ग्रुप स्ट्रक्चर। ओवर टाइम ये जो इंटरेक्शन है, यहां पर हमें ये दिखता है कि मेंबर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर कुछ रेगुलरिटीज हमें शो होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है जो कि मेंबर्स को दी जाती है और मेंबर्स उसे बखूबी तरीके से निभाते हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग अच्छे से निभाते हैं अपने रोल्स को, उनकी प्रेस्टीज और उनका स्टेटस जो है वो बढ़ता है। रिलेटिव स्टेटस का मतलब ये होता है ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ए बी सी डी ई, लेकिन ए जो है हो सकता है वो ज्यादा काम करता हो तो उसका स्टेटस भी ज्यादा हो ग्रुप के अंदर। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के, 4 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये ग्रुप स्ट्रक्चर के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ठीक है? मतलब ये वाला जो पार्ट है ये यहां पर एक अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पर, ठीक है? ग्रुप स्ट्रक्चर के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है और उसके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। तो चलो उसको जानते हैं। नंबर 1 है रोल्स। रोल्स आर सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस। रोल यही होता है, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस है, समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है कि डैट यू शुड परफॉर्म अ टिपिकल रोल। नहीं अंबर? अगर आप बेटे हो तो आपका रोल ये है, अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपका रोल ये है, अगर आप एक भाई हो तो आपका रोल ये है। सोसाइटी ने बनाया है ना एक्सपेक्टेशन तो आपसे। हमारी कशिश बिलीव करती है रोल प्ले में, नहीं कशिश? तो रोल की डेफिनेशन क्या होती है? रोल्स रेफर टू द टिपिकल बिहेवियर। एक टिपिकल बिहेवियर इसको इसलिए बोला जाता है, जैसे ये वो वाला टिपिकल नहीं है जो हम बॉलीवुड टोन में यूज करते हैं कि आपका टिपिकल बिहेवियर सो कॉल्ड, ठीक है, कोट एंड कोट करके जिसको टिपिकल बोलते हैं, वो टिपिकल बिहेवियर नहीं। टिपिकल बिहेवियर मतलब आपका एक यूनिक एस्पेक्ट जो कि डिपेंड करता है कि आप ना हर एक सिचुएशन के अंदर किस प्रकार से बिहेव करते हो। जैसे हर एक सिचुएशन कैसे, आप जब बेटे हो तो आपका बेटे वाला क्या रोल है, आप बेटी हो तो आपका बेटी वाला क्या रोल है, ठीक है? यानी कि आपके रोल के साथ साथ आपके साथ समाज कोई ना कोई, फिर से सुनना, आपके रोल के साथ साथ आपके साथ ये समाज जो है हमारा, ये कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जरूर चिपका देता है, जिसको हम लोग कहते हैं रोल एक्सपेक्टेशंस। यानी कि अगर आपका एक पर्टिकुलर रोल है, आप बेटी हो किसी के, आप पति हो, आप बीवी हो, आप बहन हो, आप भांजे हो, कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप कल को ब्रेड अर्नर हो अपने फैमिली के,
यू हैव सर्टेन रोल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि समाज परिवार आपसे एक एक्सपेक्ट करता है दैट योर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन अ सर्टेन सिचुएशन, आपके पर्टिकुलर रोल को देखते हुए। तो एज अ डॉटर और सन यू आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, उनकी बात सुनो, एंड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर स्टडीज। कशिश को जब ये टॉपिक समझाएगा तो कशिश कहती है अब चलना। तो बात करते हैं आगे नॉर्म्स की। नॉर्म्स एक ऐसे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और बिलीव्स होते हैं जिनको स्टैब्लिश करा जाता है, हर कोई इनको एग्री करता है और इनको ग्रुप मेंबर्स के द्वारा एनफोर्स करा जाता है। इनको ना ग्रुप के अनस्पोकन रूल्स बोले जाते हैं। आपको पता है ना, नॉर्म्स आर रिटन एंड अनरिटन रूल्स, जनरली अनरिटन रूल्स। जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, अगर मैं इस टॉपिक से हटकर एक एग्जांपल दूं, मंदिर में कभी नहीं लिखा होता मूर्तियों के पास कृपया भगवान से अगर मिलने के लिए आ रहे हैं तो कृपया अपने जूते चप्पल उतार कर आए। दिस इज अंडरस्टूड थिंग, है ना। इन केस ऑफ योर फैमिली, परिवार के अंदर लिखा रहता है कि अब एक बार बताओ, घर के बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ है क्या कशिश के इतने बजे आना है, इतने बजे ही डिनर मिलेगा, इतने बजे ही डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो लेकिन हर परिवार के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स रिप्रेजेंट शेयर्ड वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड, यानी कि शेयर्ड वेज कैसे, हर कोई अगर इनका पालन करे तो उसको मतलब उसका एक अलग ही बिहेवियर एंड फंक्शन इमर्ज होकर आता है सोसाइटी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जो कि यूनिवर्सल भी होते हैं। जैसे बुजुर्ग अगर कितना भी चिल्ला दे कशिश, कोई बुढ़ा या बुढ़िया है वहां पे चिल्ला रहे, तो खिंचा के चप्पल से थोड़ी ना मारने लग जाओगे उसको, बताओ, है कि नहीं? गुस्सा अगर आप पे कर भी दे तो। या फिर कोई भी ऐसी जो चीज़ है, जैसे मतलब मान लो अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर गए हो जो कि आपके धर्म के साथ, जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए, जो आपका रिलीजन है, उसमें उससे उसके साथ वो चीज़ें एसोसिएटेड भी नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ नॉर्म ना कि अगर चलो कोई बात नहीं, अगर वहाँ पर अगर कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है या फिर वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने का कोई मौका मिल रहा है, तो उसमें क्या गलत बात है अगर वहाँ पर थोड़ा सा हाथ बटवा भी दिया तो, राइट? ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस की। स्टेटस रेफर्स टू द रिलेटिव सोशल पोजीशन विच इज गिवन टू ग्रुप मेंबर्स बाय अदर्स। स्टेटस ना दो प्रकार के होते हैं, और ये एक ऐसी चीज होती है कि आपकी सोशल पोजीशन जो कि आपको मिलती है दूसरों के द्वारा, ठीक है, दूसरों से मिलती है। अब स्टेटस जो आपको मिलता है वो कैसा होता है? इट मे बी ईदर एस्क्राइब्ड, इट मे बी ईदर एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। तो पर्सन हैज अचीव दिस स्टेटस बिकॉज ऑफ एक्सपर्टीज और हार्डवर्क। बाय बीइंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, हम लोग कुछ स्टेटस एंजॉय करते हैं जो कि उस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हम में से हर कोई, ऑल ऑफ अस, हम लोग स्ट्राइव करते हैं, मतलब ये मुशक्कत करते हैं कि हम एक ऐसे ग्रुप के मेंबर बने जो कि हाईयो स्टेटस के अंदर, या जिसको समाज जो है ना बहुत ज्यादा फेवरेबल तरीके से देख रहा हो। हर किसी की एक चाहत होती है कि वो एक ऐसे ग्रुप के साथ जाना जाए कि जो जिसका स्टेटस जो है आसपास के समाज में वो काफ़ी फेमस हो। इवन विद इन अ ग्रुप अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग प्रेस्टीज और अलग अलग स्टेटस होता है। फॉर एग्जांपल, जो कैप्टन है क्रिकेट टीम का, भले ही टीम के अंदर सभी मेंबर्स इक्वल हैं, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन बीइंग अ कैप्टन उसका हायर स्टेटस होगा एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स, ऑल्दो ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द टीम सक्सेस। कशिश, आप क्या हो हमारे ग्रुप के अंदर, यूपीएससी ग्रुप के अंदर? स्टूडेंट तो हो ही हो, लेकिन क्या हो? एडमिन, है ना, एडमिन। फाउंडेशन कोर्स के ओनर से ज्यादा एडमिन की इज्जत है हमारे कोर्स में। बस इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।